हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि फैबुलस ईडीयू और आरएनएस के योग से बना हुआ है। दोस्तों आज से हम अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा अब 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा बहुत ही ईजी वे में। और इस नई चीज की शुरुआत के लिए सबसे पहले तो मैं अपने यंग और डायनामिक दोस्तों, कुछ दोस्तों के नाम भी लेना चाहूंगा, उनका बहुत थैंकफुल हूं क्योंकि ये उन्हीं का आइडिया था। दे सजेस्टेड मी, है ना। बहुत ज्यादा ब्रीफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, हम अपनी क्लासेस पे आएंगे एनसीईआरटी के इस पे। पर आई रियली वांट टू थैंक गौरांश, कार्तिक, आदित्य, राघव, ऋषित एंड तुषार स्पेशली, है ना। एंड अलॉन्ग विद दैट Akshita, Himanshi, and last but certainly not the least, Niyana. Thank you for all your advices. Because of you, I've thought about this thing and I'm working on it. Let's see कहाँ तक हम जाते हैं। पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया एंड गेव मी अ न्यू पार्ट टू बिगिन। चलिए दोस्तों, आज से हम अपनी 11th एंड 12th क्लास की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास की क्लास से मैं पहले शुरू करूंगा। हमारा पैटर्न फिक्स रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले एक चैप्टर में क्लास में मैं चीज़ों को आपको समझाऊंगा बेटर वे में और फिर उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं आपको करवाऊंगा। लेटर ऑन आगे जाके हम, अगर आपका लेवल बढ़ा तो आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिजिक्स पे भी ये चीज़ काम करूंगा। बट लेट्स सी आप लोगों का रिस्पॉन्स कहता है। आज की क्लास का जो टॉपिक है दोस्तों, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैट्रिसेस से। ठीक है, पहले क्लास रहेगी, पहले लेक्चर रहेगा और हम चीजों को आराम से इसमें मैट्रिक्स को समझेंगे, है ना। मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स समझना है हमको। देखो ऐसा है, हम अपनी लाइफ में, हम अपनी चीजों में चीजों को अरेंज करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कबोर्ड होगा, अलमारी होगी, जहां पे चीजों को हम रखते हैं। हम तो कैसे करते हैं कि करने को, देखो अब लड़कों का तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज होता है, लड़कियों का काफी ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे मान लो कि ये अलमीरा है ना, चीजों को समझते हैं पहले कि है। मान लीजिए कि ये आप लोगों का अलमीरा है ना। अलमीरा में आप करते होंगे कि भाई ऊपर को ना हम रख देते हैं, अगर फर्स्ट रो में टी शर्ट्स रख देते हैं। ओके, फर्स्ट रो में हम क्या करते हैं, जितनी टी शर्ट्स हैं सारी को टी शर्ट्स रख देते हैं। दूसरे में, दूसरा जो आपका रो है, वहां पे हम जीन्स रख देते हैं, है ना। फर्स्ट में रख देते हैं टी शर्ट, दूसरे में रख देते हैं आपका जीन्स और फिर थर्ड में कुछ और आपको शॉर्ट्स रखने हो, कुछ और चीजें रखनी हो तो आप रख देते हैं। ठीक, अब आप उसको भी कैटेगराइज कर सकते होगे कि भाई फर्स्ट रो में टी शर्ट तो रखी है, मैं क्या करता हूं, यहां पे येलो कलर वाली साड़ी रख देता हूं और यहां पे आपका ग्रीन कलर वाली रख देते हैं, है ना। फिर रेड वाली, इस तरह के जीन्स आपकी फिर डार्क ब्लू रख दो, है ना। फिर यहाँ पे ब्लू है, फिर ये ब्लैक कलर वाली जीन्स है, फिर यहाँ पे आपका, है ना, पैंट्स भी रख सकते हो, है ना। कुछ कलर की पैंट रख दी है आपने, है ना। तो आप देख रहे हो कि लाइफ में शॉर्ट्स में भी ऐसे हम कर सकते हैं। लाइफ में चीजों को सिस्टमैटिक वे में लिखने रखने का एक तरीका होता है, उससे क्या है, सिस्टम बना रहता है, हमें चीज समझ में आती है कि कौन सी क्या चीज क्या है। वैसे ही दोस्तों मैथमेटिक्स में, है ना, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें आप चीजों को रखते हो, आप डाटा को रखते हो। एक्चुअली वो आपके नंबर्स हो सकते हैं या फिर कोई फंक्शन हो सकता है ना, उसको आप रखते हो, उसी को आप मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे, है ना, ये तो आपका नॉर्मल हो गया। जैसे समझने के लिए हम ये समझें कि आप, है ना, कि आप अपने मिड टर्म के जो भी एग्जाम्स है ना, उसके रिजल्ट्स लिख रहे हो, है ना। यूनिट टेस्ट के आपको रिजल्ट लिखने हैं, यूं समझिए। जैसे यूनिट टेस्ट, मान लीजिए आपके 3 यूनिट टेस्ट हुआ है ना। यूनिट टेस्ट फर्स्ट हुआ है आपका, यूनिट टेस्ट सेकंड हुआ है आपका, यूनिट टेस्ट थर्ड हुआ आपका। ठीक है, 3 टेस्ट हुए हैं और मैं उसमें मैथ के मार्क्स लिख रहा हूं पहले, है ना। मैथ के मार्क्स लिखते हैं, फिर आपके साइंस के मार्क्स लिखे आपने और फिर आप अकाउंट्स के मार्क्स लिख दो। ऐसे अकाउंट्स वाले साइंस कहां पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूं, थोड़ा बदलता हूं, मैं इसको फिजिक्स लिख देता हूं और ये आपका केमिस्ट्री के मार्क्स लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर मैंने मार्क्स लिखे तो आप देखिए मैथ्स के जो मार्क्स हैं, मान लीजिए आउट ऑफ 50 है ना, कुछ पहले यूनिट में 30 है, उस यूनिट में 40 है, फिर आपके 42 है। सेम वे में फिजिक्स में जाओ आप, 35 आए, 38 आए, 39 आए, है ना। और केमिस्ट्री में अगर आप जाओ तो ऐसे लिख दो 36, 34, 50, है ना। एक बार 50 भी आ गया आउट ऑफ 50, है ना। मजा आ गया होगा उस दिन तो, जिस दिन 50 में से 50 आ गया होगा। लेकिन ये भी देख लो, फिजिक्स में 39, इसमें भी हाईएस्ट, इसमें, अरे वाह,
यूनिट टेस्ट 3 में तो सब में हाईएस्ट मिले। तो क्या मैंने एक तरह से अरेंजमेंट करके रख दिया है जहां पे पहला वाली लाइन जो है वो मेरी रो है ना? तो पहली वाली लाइन क्या मेरा मैथ को दिखा रही है। इसी चीज को दोस्तों, इसी चीज को जब आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख देते हैं तो उसे कहा जाता है मैट्रिक्स, है ना? जैसे मैं रखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा करो, एक तो मार्कर जो है ना वो गलत टाइम पे बंद हो रहा है। अगर मैं रखना चाहूं तो ये रखूं मैं, एक मिनट थोड़ी सी दिक्कत है। अगर मैं रखना चाहूं तो मैं आपका यहां पे मैं कहूं कि भाई यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3 और यहां पे मैथ, यहां पे फिजिक्स, यहां केमिस्ट्री, इसके नंबर लिखो तो आप नंबर लिखोगे 30 आए थे, इसमें 40 आए थे, इसमें 42 आए थे, इसमें 35 आए थे, है ना? इसमें 35 आए थे, फिर इसमें मेरे 38 आए, इसमें मेरे 39 आए, फिर 36 आए, 34 आए और 50 आए, है ना? और इसी को आप कहोगे कि ये मैट्रिक्स ऑफ नंबर है। मतलब इस मैट्रिक्स में डाटा इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको पता है कि पहले रो में भाई मैथ है ना? अगर आपसे पूछे कोई थर्ड यूनिट टेस्ट में केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, तो यूनिट टेस्ट थर्ड केमिस्ट्री इधर सर 50 मार्क्स थे। आपसे मैं पूछूं यूनिट टेस्ट 2 में फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, सर यूनिट टेस्ट 2 इधर है, फिजिक्स इधर है, दोनों मिलके आपके मार्क्स ये हो गए। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से समझ गए कि किस तरह से हम अपने यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स आते हैं। उसी तरीके से आप और भी चीजों का अरेंजमेंट कर सकते हैं ना, स्कूल के यूनिफॉर्म, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक सेक्शन में है ना अलग अलग क्लास में कितने स्टूडेंट है ना, तो आप इसको बांट सकते हैं। अब प्रॉब्लम आएगी इस बात पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जरूरी है क्या कि यूनिट को हम इधर लिखें, इधर लिखें, इधर लिखें? कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहें, है ना, अगर आप लिखना चाहें तो आप लोग यहां पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मार्क्स लिखते, इधर यूनिट 1, इधर यूनिट 2, इधर यूनिट 3 के मार्क्स लिखिए। यूनिट 1 में क्या क्या मैथ्स आएंगे, 30, 40, 42, है ना? यूनिट टेस्ट 1 में सॉरी 30 मार्क्स थे, फिजिक्स में 35, इसमें 36। फिर आप यूनिट टेस्ट में लिखोगे तो 40, 38 एंड 34। फिर आप अगर यूनिट टेस्ट 3 की लिखोगे तो यूनिट टेस्ट 2 में 43 आए थे, इसमें 42, फिजिक्स में आपके 39 थे और मैथ में आपके केमिस्ट्री में आपके 50। दिस वे यू कैन डू द थिंग्स, है ना? आराम से आप चीजों को लिख सकते हैं। तो क्या मैं उस वाले नंबर को इसमें बदल सकता हूं, उस वाले नंबर को इसे बदल सकता हूं, मतलब नंबर बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो इस तरह से मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना? आप देखो इस बॉक्स में बंद कर देते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप नंबर, फंक्शन, कुछ चीजें रख सकते हो। ठीक है, अब आप समझो, ये जिन चीजों को हम रखते हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये अब हर चीज का नाम तो रखना पड़ेगा, नाम रखोगे तभी तो चीज समझ में आएगी। तो ये चीजें अगर मैट्रिक्स में आप कुछ रखते हैं तो इन्हें कहा जाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, या फिर आप इसे एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हो कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी एंट्री हुई है। देखो दोस्तों, मैट्रिक्स का इस यूज ना वैसे मैथमेटिक्स में उतना आपके एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन हायर एडवांस मैथमेटिक्स में आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर आप साइंटिफिक स्टडीज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ही चीजों को बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया जाता है ना? तो ये मैट्रिक्स आपको, लेकिन हम एक बहुत स्मॉल पार्ट पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हम जो आपकी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें ये जो आपके नंबर्स हैं, नंबर और फंक्शन रखे जा रहे हैं, वो रियल नंबर और फंक्शन जिनकी वैल्यू कुछ आती हो वही होगा, कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में कुछ क्वेश्चन में चले भी जाओगे, लेकिन हम रियल वैल्यूज की यहां पे बात करेंगे। अब बात उठी है तो बात को समझना तो पड़ेगा कि मैट्रिक्स में और क्या क्या होता है ना? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि मैट्रिक्स में होता है आपका एक रो और एक होता है कॉलम। ये समझने की समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर किसकी? देखो दोस्तों, है ना, मैंने क्या किया कि मैंने कोई मैट्रिक्स लिया,
मैंने कोई मैट्रिक्स लिया 5 4 3 2 7 5 3 9 2 6 4 1, है ना, इतना ही रहने देता हूं, है ना, इतना ही रहने देता हूं। अब आप दोस्तों देखो इसमें क्या ये रो है ना, ये मेरा रो है। रो समझना हो तो याद करो, हम नदी में रो करते हैं, है ना, तो ऐसे तैर के जाते हैं, तैर जाते सीधे, और एक होता है रो और एक होता है आपका कॉलम, ठीक है। एक मैट्रिक्स में आपको हमेशा रखना रो और एक कॉलम। कॉलम क्या है, देखो कॉलम पे ना ये दीवारें जो है, जो छत है आपकी, कॉलम पे टिकी होती है ना, आपने कभी देखा होगा। तो जैसे एक ये कॉलम है और एक कॉलम है और इस कॉलम के ऊपर आपकी ऐसे छत टिकी हुई है, ठीक है, कॉलम, तो कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉलम। अब समझना है कि इस मैट्रिक्स में रो क्या है, कॉलम क्या है। देखो दोस्तों, जो चीज लेटी हुई है ये है मेरी रो, इसको कहता हूं रो 1। ये पूरी लाइन मेरी रो 2, ये पूरी लाइन मेरी रो 3, है ना, ये रो है। मतलब रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है सर, 4 है सर, 3 है सर, 2 है ना। रो 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, 7 है, 5 है, 3 है, 9 है। वैसे ही रो 3 में 2 है, 6 है, 4 है, 1 है ना। ये हो गया। अब बात आ गई, तो ये क्या है दोस्तों, ये है मेरा कॉलम, ये मेरा कॉलम 1, ये मेरा कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से नंबर है, 5 7 2। सेकंड कॉलम में कौन कौन से, 4 5 6। तो हम समझ गए कॉलम का मतलब सर ऐसे जो अरेंजमेंट आपने वर्टिकली की है वो सारी की सारी कॉलम, और आपने जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया है सारे नंबर्स का वो रो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम की एंट्री बताओ, तो सेकेंड रो और कॉलम है मेरा फोर्थ, तो आंसर आ जाएगा सर 2 9, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपको थर्ड रो की सेकेंड कॉलम की एंट्री बताओ, थर्ड रो इधर है सर, सेकेंड कॉलम इधर है सर, ये मिल गया, ये है ना। कुछ कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलता है कि ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिला रहे हैं, है ना। समझ पाओ तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी हम लोग यही तो करते थे, इधर मेरा एक्स एक्सिस, इधर मेरा वाई एक्सिस, है ना। तो यहां पे आपका जो वाई है वो एक तरह से रो है, जो वाई है वाई 1 तो रो 1, वाई 2, और ये जो लाइन देता है आपकी दोस्तों एक्स की वैल्यू देता है, तो एक्स यहां पे कॉलम है, उसी तरह ना, एक्स यहां पे कॉलम है, तो रो कॉलम। चल ठीक है। अब देखो, जैसे हम कोऑर्डिनेट उसमें क्या करते थे, पहले एक्स एक्सिस लिखते थे और फिर वाई एक्सिस लिखते थे, लेकिन यहां पे क्या करते हैं, यहां पे किसी भी नंबर को दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बना देता हूं एंट्री, है ना। समझो इस बात को, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को दर्शाने को, अच्छा एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, इस मैट्रिक्स में सर 3 रो है, तो यहां पे लिखा 3, पहले लिखा रो। कितने कॉलम है, इसमें कॉलम है सर 1 2 3 4, इसमें कॉलम है हमारे 4, है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ ये पीछे कहीं कट तो नहीं रहा, कहीं आप लोग ना बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, अच्छे से क्लियर है, तो हाँ अच्छे से क्लियर है। तो मैंने ये देखा कि सर 3 रो है और 4 कॉलम है, 3 रो है और 4 कॉलम है ना। तो इसी चीज को कहते हैं दोस्तों ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब, किसी भी मैट्रिक्स में आप कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं उसको इस तरह से लिखने को कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। अच्छा आप एक बार देखो, रो 3 है, 3 रो है, 4 कॉलम है, 3 4 जा 12, तो देखो अंदर 12 एलिमेंट होंगे। तो जितना आपका ऑर्डर का मतलब ये जो नंबर है रो इनटू कॉलम, जितना मल्टीप्लिकेशन करता है उतनी ही एंट्रीज होती हैं अंदर, है ना। अब ठीक है, समझ गए ऑर्डर किसको कहते हैं, सर ऑर्डर कहते हैं रो इनटू में कॉलम। मतलब अगर आपको मैं ये बोलूं कि किसी मैट्रिक्स में m रो हैं और n कॉलम है, तो क्या बोलोगे, सर उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, है ना, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब आप समझिए, है ना, m क्रॉस n, तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन के लिए दिखाई जाती है। देखो रो पहले इंपॉर्टेंट, अगर रो कॉलम की बात है ना, तो पहले रो का नाम रखना, है ना, पहले रो का नाम करना, फिर उसके बाद कॉलम को याद रखना। कभी भी किसी एलिमेंट का किसी भी चीज का नाम पूछा जाए तो पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, ठीक है। इस तरह से नामकरण करते हैं। जैसे देखो, आप लोगों के नाम में पहले क्या बुलाया जाता है ना, जैसे कार्तिक गैंगवानी है मान लीजिए,
तो पहले आप क्या बोलोगे, कार्तिक गैंगवानी, है ना, ऐसे कहीं बोलोगे गैंगवानी कार्तिक, नहीं ना। तो पहले आपको नाम बोलना होता है फिर सरनेम, वैसे ही इसमें पहले रो लिखना होता है फिर कॉलम, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। तो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और उसके मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, उसके मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं। एलिमेंट क्या होंगे दोस्तों, ए पहला एलिमेंट है ना, इसका पहला रो का पहला कॉलम है, पहली रो का पहला कॉलम है, ये आपकी A1 पहली रो का और दूसरे कॉलम में जो है आपका A1 पहली रो और तीसरा कॉलम बन गया ना, पहली रो और तीसरा कॉलम। वैसे ही आपका A में ये कौन सी रो हो गई, दूसरी रो, पहली रो है ये, तो 1 1 1 पहले रो का नाम लिखा है। अब दूसरी रो है ये और कॉलम कैसा है, पहला, ये है ना पहला कॉलम, ये कौन सा है, दूसरा कॉलम और दूसरा रो, सॉरी पहले दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, है ना, ठीक है। अब ये और करना चाहूं तो मैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट को दिखाते हैं। समझ में आया कैसे, पहले रो फिर कॉलम, जैसे पहले नेम फिर सरनेम, है ना, तो वैसे नेम की जगह रो और कॉलम की जगह सर, ठीक है, नेम फिर सरनेम, है ना, कार्तिक गैंगवानी, पहले नाम फिर सरनेम। तो चलिए, तो अब क्या है कि ये आपने रखा, चलिए अब आपने अगर ये चीजों को लिखा तो आप मोटा मोटा समझिए कि मैं ये कह सकता हूं सर किसी भी एलिमेंट को ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे लिख दो ना आप कि उसका किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट को लिख सकते हैं हम ए आई जे, जहां पे आई मेरा दिखाता है कि रो कौन सा है और जे मेरा दिखाता है कि कॉलम कौन सा है। जैसे आपने इसकी बात कर ली, मान लो इसकी बात कर ली, तो यहां पे 1 2 है, मतलब आई की वैल्यू है सर 1 और 2 की वैल्यू जो है जे, और आई मेरा रो था तो आई यहां पे रो है, जे मेरा कॉलम है तो यहां पे कॉलम। अगर आप इसकी बात करो तो क्या कहेंगे, सर आई मेरा है यहां पे 3 और जे मेरा यहां पे है 2, क्योंकि आई है मेरा रो और जे है मेरा कॉलम। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम समझ गए कि एक मैट्रिक्स कैसे क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें आप चीजों को रखते हैं एक सीक्वेंस वाइज, एक तरीके से वाइज, उसमें नंबर हो चाहे फंक्शन कुछ भी हो सकता है। फिर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें जो रो है और कॉलम है, जैसे n रो है m कॉलम, या फिर m रो है n कॉलम है, तो ऑर्डर लिखेंगे m क्रॉस n। ठीक है, तो मैट्रिक्स लिखना आ गया, कौन कौन से एलिमेंट है हमें वो लिखना आ गया। ठीक है, तो हमें वो चीजें करनी आ गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स होते कौन कौन से, है ना, ये देख लो एनसीईआरटी में वही बात है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बोल रखा है। क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले चीजों को समझते हैं, है ना, चीजों को समझते हुए। जैसे ये AIJ पे भी क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को करवा दूं जिससे आप उस चीजों को कर पाए बेटर वे में, है ना। ठीक है, अब हमें समझना है कि मैट्रिक्स होते कितने कितने टाइप के हैं। पहले मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं दोस्तों, ना, चलो, है ना, हमें टाइप देखना है। सबसे पहले आप समझो कॉलम मैट्रिक्स, नाम अपने आप बता रहा है, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मतलब भैया उस मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, रो कितने भी कर लो, है, कॉलम एक होना चाहिए, जिसका कॉलम एक हो रो कितने भी हो, वो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अब आप तुम समझोगे कि एक ही कॉलम कैसे सर, देखो अगर मैं डाटा को ऐसे लिख दूं तो 5 4 6 9 3, बताओ उसमें कितने रो हैं, रो होते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4 5, सर 5 रो हैं, तो कॉलम कितने, सर कॉलम तो एक ही है,
है ना। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखोगे सर, रो है इसमें 5 पहले लिखते हैं रो, और कॉलम लिखते हैं आपका 1, ठीक है। तो कोई भी कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका जे कॉलम 1 हो, है ना, जे आपका 1 हो। तो ये हो गया मेरा कॉलम मैट्रिक्स, उसमें क्या है, एक कॉलम होना चाहिए। फिर देखते हैं अगला, अगला है आपका रो मैट्रिक्स। जैसा कि आप कॉलम मैट्रिक्स से समझ सकते थे, वैसे ही रो मैट्रिक्स क्या है सर, रो एक हो, एक ही हो, ज्यादा नहीं, है ना। एक जहां पे रो हुआ वहां पे आपका वो हो गया रो मैट्रिक्स। रो एक का मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे कर लो 2 5 7 9, है ना। 2 5 7 9 कितना रो है सर, एक ही रो है, एक ही रो है। और यहां पे इसका क्या लिखोगे सर, रो है एक, कॉलम है आपका 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक रो 4 कॉलम, है ना। तो कॉलम रो मैट्रिक्स में आपका एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में आपका ये। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वेयर देयर इज सिंगल रो, वेयर देयर इज सिंगल कॉलम, है ना, एंड वेयर देयर इज सिंगल रो, दैट इज रो मैट्रिक्स। अब आप समझते हैं, रो मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा और चलते हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स सीख लिया आपने, कॉलम मैट्रिक्स सीख लिया। अब इसको अब समझते हैं। अब समझना क्या है, अब समझना है दोस्तों हमको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, देखो स्क्वायर का मतलब समझ क्या था, कोई भी चीज जिसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मतलब ए 2 बार, है ना, ए 2 बार स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब याद रखना दोस्तों, जहां पे आपके रो इज इक्वल टू कॉलम हो, जिस भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर हो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे आपका, मैं अगर यहां पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाऊं, मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी बना दो, 5 4 3 2, 5 4 3 2। अगर यही आपका मैं 3 क्रॉस 3 का बनाऊं, तो यहां पे बस रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, एक्स वाई जेड में लिख देता हूं, एक्स वाई जेड, है ना, 5 4 3 2 9 1 लो, है ना। तो 3 क्रॉस 3 रो होने चाहिए सर, 3 कॉलम आपने बना दिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपको समझना है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स। अब एक बात समझो, डायगोनल क्या है दोस्तों, ऐसा एक कोने से दूसरा कोना। यहां पे देखो तो अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं इसके फॉर्म में, ऐसे लिखूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायगोनल कौन सा होगा दोस्तों, डायगोनल मतलब इस कोने से इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, ये है डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों वो मैट्रिक्स जहां पर आपका डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो हो। मतलब आपका सिंपल सी का बात है कि ए आई जे इज जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। मतलब जहां आई और जे बराबर नहीं हो वो चीज आप जीरो कर दो, और ए आई जे, है ना, और ए आई और जे जहां बराबर हो वो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स में क्या कहा, देखो आई और जे बराबर कहां नहीं है, तो यार सर यहां पर बराबर नहीं है, यहां बराबर नहीं है, यहां बराबर, देखो यार 1 1 बराबर है, 2 2 दोनों बराबर है, 3 3 दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो आपका ये हो गया आपका डायगोनल, और बाकी सब जीरो, तो जीरो रखते हैं इसको। इसका मतलब एक एग्जांपल देखो, अरे सर कोई भी एग्जांपल ले लो ना, 5 है ना, 0 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 0 4 0 4 0 0, लो क्या है मेरा डायगोनल, डायगोनल है, बाकी सब जीरो। इसको कहते हैं
डायगोनल मैट्रिक्स, बस डेफिनेशन ही समझिए आप, है ना। जब भी आपको बोला डायगोनल मैट्रिक्स में बस इसकी कुछ वैल्यू होगी, बाकी सब जीरो। जब भी बोले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ जाओ, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितने रो हैं उसमें कॉलम, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब, उससे पहले कॉलम मैट्रिक्स समझ लिए थे हम, है ना, उससे पहले हम रो मैट्रिक्स भी समझ चुके थे। डायगोनल हो गया। अब डायगोनल के बाद समझो दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या मतलब है? स्केलर मैट्रिक्स दोस्तों वो मैट्रिक्स होता है जहां पर आपका, एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, जहां पे आपके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कोई कांस्टेंट हो, जैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है जो इक्वल हो। जैसे मैं मैं इसकी वैल्यू देता हूं के कुछ भी हो सकता है ना, के 1 2 3 4 कुछ भी रखो, बस इक्वल होने चाहिए। के 0 0, यहां पे भी के आएगा 0 0 0 0 के, है ना। के कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका एग्जांपल देना चाहूं मैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 0 2 0 बस बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसी मैट्रिक्स में कुछ भी रखो 1 0 0 1, अच्छा अब आइडेंटिटी सिखाऊंगा, अभी मत करो, है ना। 5 5 5 0 0 0 0 लो। तो हमने क्या देखा सर, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। जहां पे डायगोनल कहां बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता और हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता। स्केलर हो गया, चलो स्केलर हो गया। तो अब आ जाते हैं दोस्तों आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सर जहां पे आपका जो डायगोनल में जितने सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब 1 होने चाहिए, बाकी 0। मतलब ऐसा, यहां पे के लिखा था ना, और के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहां पे के की वैल्यू बस 1 होगी, बस 1 होगी। इसका क्या मतलब है सर? ए आई जे इज इक्वल टू 0, जहां पे आई और जे बराबर नहीं हो, आई और जे बराबर नहीं हो, और यहां पे जहां पे आई और जे बराबर हो, है ना, वहां पे इसकी वैल्यू होगी आपकी 1, और यहां पे क्या वैल्यू होगी? कुछ भी कांस्टेंट। तो क्या देखो दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होते हैं और सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं और सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं। पर इसका उल्टा नहीं होता, सारे स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकते और सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकते और सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलो हमने आपकी डेफिनेशन कर ली, कोई छूटा तो नहीं? अरे छूटा, एक जीरो मैट्रिक्स छूटा है ना, जीरो मैट्रिक्स। तो मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स होगा। हालांकि आप नाम से ही समझ रहे होगे जीरो का मतलब क्या है सर। जीरो का मतलब है वो पूरा का मैट्रिक्स, हर एलिमेंट उसका जीरो कर दो, उसके अंदर कुछ नहीं है, बस शून्य के सिवाय, है ना। बड़ा बेहतरीन नंबर होता है जीरो, ना किसी से लेना ना किसी को देना, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है ना। किसी फंक्शन को अनडिफाइन करना हो तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, डिफाइन करना हो तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो भरे ले आओ। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स और देख ले। जीरो मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? जीरो मैट्रिक्स का मतलब है आपका सारे एलिमेंट जीरो, है ना, कुछ भी कर लो, जीरो 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 जीरो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो कॉलम जरूरी नहीं है बराबर करो। यहाँ पे क्या है, 2x2 बनाया मैंने, यहाँ पे 0 0 0 0 लो, 0 0 0 0। यहाँ पे कितना है, कितने रो है मेरे? 2 रो हैं, 4 कॉलम है, तो सब जीरो कर सकते हो। बाकी सब के सब आपके जो मैंने बताए डायगोनल, यूनिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और बाकी जो भी है मैंने बताया, स्केलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे के सारे रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जीरो का मतलब कितने जीरो हो, ये है 1। ठीक है, चलो अभी समझ गए। अब आपको समझना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा मुझे लगता है बता देना चाहिए एग्जाम्पल के साथ, है ना, कोई नहीं, देर हो रही, अगली क्लास में हम पूरे क्वेश्चन ही करेंगे तो समझ ही जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ठीक से ध्यान से देख के समझिएगा, पढ़िए। अगली क्लास में हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल लूंगा मैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उस तरह कर चलेंगे, है ना। चलो, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मैं क्वेश्चन का अभी तो पढ़ी रहे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी
ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिख दो, है ना। दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? अब जैसे मैं हूं, है ना, एक और श्याम आ जाए तो बराबर कब होगा? जब उसका कान उसके कान जैसा होगा, जब उसकी आंखें उसकी आंखें जैसी होंगी, जब उसका चेहरा उसके चेहरे, जब उसका हाथ उसके हाथ की जैसा होगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में भी दोस्तों ये बात है कि हर एक चीज जो इसमें है वो उसमें भी होनी चाहिए और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब उसके पहले रो का पहला कॉलम है तो उसके भी पहले रो का पहला कॉलम होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक मेरा ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 2 5 9, ठीक है, और मेरा एक बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 2 5 9। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ए और बी मैट्रिक्स बराबर है, दोनों इक्वल है। क्यों सर? यहां पे 1 है तो यहां भी 1 है, यहां पे 2 है यहां पे भी 2 है, यहां पे 5 है यहां पे भी 5 है, यहां पे 9 है यहां पे भी 9 है। अगर मैं एक सी वैल्यू रख लेता हूं और उसकी वैल्यू रखता हूं 1 2 9 5, है ना, एलिमेंट देखो सब एलिमेंट एक जैसे हैं क्या? एक जैसे तो हैं, पर मेरा ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। क्यों? देखो 1 तो 1 के बराबर मिल रहा है, 2 तो 2 के बराबर मिल रहा है, लेकिन यहां 5 है और यहां 9 है। सर ये दोनों मैच नहीं कर रहे। भले ये 5 इधर है लेकिन उससे क्या, मुझे तो यहां का वाला यहां चाहिए था, यहां वाला यहां के अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। दोनों बराबर होते तो मैं बराबर करता आपको, है ना, दोनों बराबर होते तो मैं बराबर करता। ऐसा करता हूं, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं फिर हम कर सकते हैं, है ना। एक दो एग्जाम्पल तो बगैर करे हुए कैसे मैथमेटिक्स में भी आएगी, तो मैथमेटिक्स के बिना एग्जाम्पल के कैसे होगा? चलो ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही ले रहा हूं अभी, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक मैट्रिक्स है मेरा x + 3 और आपका z + 4 और आपका 2y - 7, फिर आपका -6 a - 1 0 0, ठीक है, b - 3 और आपका -21, और ये इक्वल है, पहली मैट्रिक्स देखिए इक्वल रख रहे हो वो इक्वल है 0 6 3y - 2 3y - 2, फिर -6 - 3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0। उन्होंने कहा ये मैट्रिक्स बराबर है तो आपको फाइंड करनी है ए बी सी एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू, है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू। तो देखो हमने क्या कहा था, कोई भी मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उसका ये एलिमेंट पहला वाला इसके बराबर होना चाहिए। मतलब सर मेरा x + 3 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अच्छा अगर वो 0 के बराबर होना चाहिए तो इससे क्या मिला? इससे मिल गया x, लो सर x की वैल्यू तो यही निकल गई -3, है ना। चलो ठीक है, z - 4 मेरा किसके बराबर होना चाहिए? 6 के। चलो ये भी लिख देते हैं, z + 4 मेरा 6 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 4 मतलब 2। लो z यहाँ पे निकल गया। और क्या निकालना है आपको? और 2y - अच्छा ये सारा यहाँ पे देखो 2y - 7 3y - 2 के बराबर है। 2y - 7 मेरा 3y - 2 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब y को एक तरफ ले जाओ, उसको एक तरफ। दिस इंप्लाइज 2y - 3y इज इक्वल टू -2 + 7। दैट सिंपली मीन्स आपका -y इज इक्वल टू 5। दैट सिंपली मीन्स y इज इक्वल टू -5। लो y में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन निकल तो ये भी आया, है ना, जाएगा का। अब देख लो a निकालना है, a यहां है तो इसके बीच का यहां होना चाहिए। तो मेरा a - 1 इज इक्वल टू -3 है। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -3 + 1 एंड दैट इज नथिंग बट 2। दैट इज नथिंग बट 2। अच्छा बाकी देखो दोस्तों,
वो एलिमेंट जो 0 है वो भी देखो, -6 है तो यहाँ -6 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, 21 है तो यहाँ -21 है, और भी आप निकालना चाहो तो यहाँ निकाल, देखो 2c प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। दिस इंप्लाइज आपका 2c शुड बी इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू -2/2 एंड दैट इज नथिंग बट -1, है ना। तो आप इस तरह से चीजों को निकाल सकते थे। जब टाइम देख लो, बहुत लेट तो नहीं हो रहा, नहीं अभी तो उतनी लंबी क्लास हुई भी नहीं है, छोटी है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स देते हैं, है ना। एग्जांपल लेके ही दिखाऊंगा एनसीईआरटी का ही। अच्छा, अगर आपको दोस्तों ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और पहुंच सके, है ना, और चीज़ों तक पहुंच सके। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपका, ये लो, बेसिक एग्जांपल ही समझाता हूं आपको। क्वेश्चन एग्जांपल 2 है ये आपका। ये कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What are possible orders it can have? है ना, उसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है। वैसे क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत नहीं थी, यू ऑल हैव दैट, फिर भी है ना समझाने के लिए। देखिए दोस्तों, एक मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट है, तो आप जानते हैं अगर उस मैट्रिक्स में मेरे m रो और n कॉलम है तो क्या m इंटू n मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता। मैंने कहा था ना, m इंटू n करोगे, जितने रो जितने कॉलम है तो 8 आना चाहिए, जितने एलिमेंट है ना। तो हम समझते हैं कि सर m और n मल्टीप्लाई होके ना आपका 8 बनना चाहिए, ये पता है। अब आपको पूछा कि कितने पॉसिबल है, ऐसे कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है। तो सर देखो, अगर m मेरा 1 होगा और n के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 होना चाहिए, तो एक ऑर्डर तो हो सकता है 1 इंटू 8, एक रो हो 8 कॉलम हो। या फिर अगर m की वैल्यू 1 रख सकते थे आप, m की वैल्यू अगर 2 रखते तो ये मेरा 4 होता, अगर मेरा 2 रो होते तो 4 कॉलम होता, तब मिलके 8 बनाता, है ना। मुझे क्या करना, 2 ऐसे नंबर चूज करने जो मिलके 8 बने, वहीं से हो जाएगा। मेरा 2 रो होता, अच्छा मेरा 3 रो हो सकता था क्या, नहीं सर 3 रो होता तो 3/8 हो जाएगा ना, दोनों को मिला के 8 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंटू समथिंग कभी 8 नहीं होता। और वैसे भी रो कॉलम फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या, नंबर में ही होंगे, इंटीजर में, वो भी नेगेटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो रो कॉलम, अब वो क्या हो सकता था सर, 4, 2 नहीं 3 नहीं 4 ले लो, 4 इंटू 2, 4 रो होते 2 कॉलम होते, और आपका यहाँ पे 8 रो 1 कॉलम। इतने पॉसिबल है, कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है, 4 ऑर्डर सर इसके पॉसिबल होते। स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता था क्या कभी, नहीं सर। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम मिला के जो एंट्री है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे एंट्री उसकी 4 होगी, 1 होगी, 9 होगी, 16 होगी, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर होकर स्क्वायर बनेंगे क्या। जैसे m और n बराबर है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में समझो दोस्तों, अगर आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितनी रो उतने कॉलम। तो m इंटू में n लिखने के साथ इसका क्या मतलब है, m इंटू में m होता और क्या बनता, m स्क्वायर, और यही मेरी एंट्रीज या फिर आपकी एलिमेंट्स के बराबर होते। तो क्या एलिमेंट मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बिल्कुल होता, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट देके समझ जाओगे आप परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपकी क्लास यहीं पे रखता हूँ। कल की क्लास, परसों क्लास जब भी हो, हम कोशिश करेंगे रेगुलर रहें, चीज़ें मेंटेन रखें। तो आपको अगली क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे चल के हम देखेंगे आर.डी. शर्मा इन सबके। तब तक आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आप फैलाएंगे, ताकि दोस्तों हम और भी चीज़ें ना, 11th क्लास की मैथ करनी है हमें, 12th क्लास की मैथ करनी है, चीज़ें करनी है, तो हर वो स्टूडेंट जो पढ़ रहा हो, है ना, उन तक पहुँचाइए ताकि वो चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड फॉर योर क्लास।